नासिक डिस्ट्रिक्ट में जितने एमएलए हैं सबसे पीछे मुफ्ती इस्माइल साहब का नाम। देखिए मुफ्ती इस्माइल साहब शेख रशीद परिवार से नहीं लड़ सकता, इसलिए हम लोग इतनी शिद्दत से बोलो तो हम लड़ सकते हैं, इसलिए उनकी वोट बैंक उनके पास वापस है। अब इस्माइल साहब के वर्करों को ये बात समझना चाहिए कि ये नुकसान किसका होने वाला है। हमारा कंपटीशन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से है। ये तो 4 सीट 7 सीट वाले लोग हैं, अगर इनकी इतनी ताकत है तो फिर ये नयापुरे से मुफ्ती साहब के गढ़ के अंदर से क्यों टिकट की डिमांड कर रहे हैं कि हमको पैक्ट में दो। ये इस्लामपुरे से लड़ने क्यों पैक्ट की बात करते। तुम शहरी लीडर हो तो कहीं से भी खम ठोक दो ना। इस्माइल साहब ने जिस दिन इन लोग या मुफ्ती साहब के कार्यकर्ताओं ने इनसे हाथ हटाएगा, वो हटा लेंगे ना, तो उस दिन यकीन जानो इनके खुद के भी चून कर आने के लाले पड़ जाने वाले। जब तक वो शेख रशीद परिवार के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो इनकी सियासी दुकान चलनी ही नहीं वाली। इसलिए हम लोगों पर जो भी कुछ शहर में होता हम लोग पर इल्जाम लगता, जो भी कुछ होता शेख रशीद परिवार ने ऐसा किया, अच्छा हुआ उनके नाम, बुरा हुआ हमारे नाम। जमानत जिन लोगों को भी हुई मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत जमानत की अर्जी दाखिल की कल जुमा में, और वो कुछ तकरीबन 16-17 लोग की अर्जी हमने दाखिल की है। आज सैफ न्यूज़ की टीम स्टाफ हम लोग यहाँ राष्ट्रवादी भवन पर आए, शेख आसिफ साहब से मुलाकात हुई। मौके को गनीमत जानते हुए मैं चाहता हूँ कि शहरी मसाइल पर कुछ बात हो जाए। यूँ तो वो हमेशा मीडिया से रूबरू रहते हैं, मगर हाल ही ऐसा नज़र आता है कि वो ज़हनी यकसुई के साथ अकेले मिल सके। आज मैं शेख आसिफ साहब सैफ न्यूज़ पे आपका मुर्तबा खैर मुकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। बहुत मशकूर कि आपने आपके ऑफिस पर इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। मैं ऐसा चाहता था कि कारपोरेशन इलेक्शन की आमद थी, शहर में बहुत गर्म हो चुका था शहर, तो क्या लेट होगा या वक्त पर होगा या कब तक हो सकता है कारपोरेशन इलेक्शन? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन तो मई एंड में होना चाहिए था, क्योंकि 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र में जो ओबीसी सियासी रिजर्वेशन है, जो इलेक्शन लड़ा जाता है, तो उस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने तमामी सियासी ओबीसी रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करने के बाद में महाराष्ट्र की तमामी सियासी पार्टियां, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमामी लोग एक जगह आ गए और उन्होंने फैसला किया कि ओबीसी रिजर्वेशन बगैर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। और इसके लिए असेंबली के दोनों हाउस में वो बिल को मंजूर किया गया एक राय से। और कल शाम में गवर्नर साहब ने उस बिल के ऊपर दस्तखत किए, यानी वो कानून बन गया। कानून क्या बना? जो वार्ड रचना का इख्तियार इलेक्शन कमिश्नर को था, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, वो इख्तियार ले लिया गया, हुकूमत ने अपने पास ले लिया। और इलेक्शन की तारीख तय करने का इख्तियार भी हुकूमत ने उनसे अपने पास ले लिया। वो ये वजह सिर्फ ये है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई लड़ना है, इसके लिए उनके पास कुछ डाटा कलेक्ट करना है, कुछ पेपर वर्क तैयार करना है, कोई कमीशन निमना है, इसके लिए लगेगा एक 5 महीना 6 महीना। तो हुकूमत उसके बगैर इलेक्शन नहीं चाहती और अब कानून में तब्दील हो गया है। इसलिए मुझको लगता है कि ये इलेक्शन कम से कम 4 महीने तो लेट होगा, यानी अब वक्त पर नहीं होगा। साहब, आप इलेक्शन को लेकर आपकी पार्टी की बहुत सारी तैयारियां थी, आप लोग बहुत मुताबिक थे, क्या तैयारी थी आपकी इलेक्शन को लेकर, अगर हो जाता तो? नहीं, इंशाल्लाह मैं तो कई जलसे के अंदर ये बात का ऐलान भी किया हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों ने तैयारी की थी और हमारी आज भी है, और इंशाल्लाह 4 महीना लेट हो 6 महीना लेट हो, हम लोग इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से फील्डों के ऊपर रहेंगे। और हम लोग पहले भी मैं इस चीज़ को मैं एक अंदाज के मुताबिक इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है शहर की आवाम से कि हम लोग 35 क्रॉस कर रहे थे, लेकिन अभी हमको और मौका मिला है तो इंशाल्लाह अगर शहर की आवाम का साथ रहा 40 सीट क्रॉस करने का पूरा अंदाज है। और अगर शहर की आवाम ने अगर मौका दिया तो ज़रूर इंशाल्लाह दोबारा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हम बनाएंगे। शहर की आवाम ने इस बारे में सोचना चाहिए। अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के कॉरपोरेटर अगर इस तरीके का नारा लगाए कि मुफ्ती साहब आप कुछ मत करो, हम आपके साथ हैं, तो मैं समझता हूं कि मुफ्ती साहब को भी ये बात समझ रही है कि भाई ये शहर मजहबी
और जज्बाती शहर है। बस वो दोनों टॉपिक को इस्तेमाल करो और इलेक्शन जीतो। आवाम का कामकाज कोई करने का उन्होंने ना कभी सोचा और ना वो कभी कर सकते हैं, और ना उनके वर्करों को गवर्नमेंट की ऑफिसेज भी नहीं मालूम है, टेबल भी नहीं मालूम है कौन से टेबल पे क्या काम होता। तो ये शहर की आवाम के साथ ये एक मर्तबा धोखा नहीं हो रहा है, ये दोबारा धोखा दिया जा रहा है। और काम करना, हम लोग सियासी लोग हैं, हर डिपार्टमेंट जानते हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे कॉरपोरेटर, हमारे वर्कर, और हम आवाम के बीच में रह के काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह शहर की आवाम का काम हम ही लोग कर सकते हैं। इनको तो आज आवाम से कोई लेना देना नहीं है, आवाम का कोई काम करना नहीं है, ना वर्करों पे इनकी तवज्जो है। सिर्फ ये लड़ाई चल रही है कि मेरे हिस्से में कितनी सीट आ जाए, दूसरा बोलता मेरे हिस्से में कितनी सीट आ जाए, जो बड़ा शख्स है वो बोलता है कि मैं इतनी नहीं, मैं इतनी दूंगा। बस ये लड़ाई चल रही है और आवाम को नुकसान हो रहा है। लेकिन इलेक्शन आएगा तो ये मजहब का सहारा, जज्बाती बातों का सहारा लेकर ही इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कोई भी मामला हो तो शेख रशीद परिवार मेरा नाम आता है कि ये लोग का इसमें हाथ है। और जब ये बात बोलते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है, अपोजिशन जब बोलती है मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम उस काबिल तो मुझको समझते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। बहरहाल जनता दल, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और MIM के इनुस ईसा फैमिली, इनके अपोजिशन में हम लोग हैं। ये तो एक है, संगठित है, अपोजिशन में हम लोग हैं। न वो शिवसेना BJP से उनसे कोई लेना देना नहीं। बराबर शहर के अंदर अपोजिशन हम लोग सामने फेस है। असल में जनता दल जो इल्ज़ाम शेख रशीद परिवार पर, हम लोगों पर, या हम लोगों की बदनामी करने की कोशिश करती है, तो कल भी है या हमेशा उनका ये रोल रहा है। असल में बात आप समझ लीजिए, ये शहर के अंदर सियासी पार्टियां ज़रूर है, सब अपनी अपनी पार्टियों के साथ लगे हुए हैं, लेकिन ये शहर के अंदर वोट बैंक की सियासत भी बहुत हावी है। एक मेरे परिवार के साथ एक वोट बैंक है और एक मुफ्ती इस्माइल साहब के वोट बैंक है। और मुफ्ती इस्माइल साहब का वोट बैंक जो है वो कभी निहाल अहमद साहब का वोट बैंक हुआ करता था, कन्वर्ट हुआ। अब इलेक्शन के अंदर कुछ इधर की वोट बैंक उधर खसकती है, उधर की कुछ इधर आती है, तो होता है। लेकिन असल में जनता दल इतनी शिद्दत से शेख रशीद परिवार, हमारे परिवार के खिलाफ में बोलती है कि वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की वोटरों को, उनकी वोट बैंक को ये मैसेज देना चाहती है कि मुफ्ती इस्माइल साहब शेख रशीद परिवार से नहीं लड़ सकते, हम लड़ सकते हैं। असल में वो मुफ्ती इस्माइल साहब के वोट के अंदर सेंध मारना चाहती है। लेकिन ताज्जुब इस बात का होता है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के चाहने वाले वर्कर ये बात समझ ही नहीं पा रहे। वो जनता दल कुछ बोलती है तो सोशल मीडिया के ऊपर वो उनके तरफ से हम लोग से लड़ने लग जाते हैं, जबकि नुकसान उनका हो रहा है। अल्लाह का करम है कि हम लोगों, शेख रशीद परिवार या मेरा परिवार, हमारे कार्यकर्ता, हम लोगों ने वो समुंदर की भालू से दीवारें नहीं उठाई है। हमने बहुत मेहनत की है, बहुत कष्ट किया है, आवाम के काम करते हैं तो हमारी बहुत मजबूत दीवार है, उसको हिलाना इतना आसान नहीं है। हर किसी को वोट मिली, लेकिन वोट पैदा की है। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि ये वही वोट बैंक के ऊपर हावी होना चाह रहे हैं और ये कोशिश करते हैं कि मुफ्ती इस्माइल साहब शेख रशीद परिवार से नहीं लड़ सकता, इसलिए हम लोग इतनी शिद्दत से बोलो तो हम लड़ सकते हैं, इसलिए उनकी वोट बैंक उनके पास वापस है। असल ये उनकी आपसी लड़ाई है। लेकिन जब तक वो हमको बुरा नहीं बोलेंगे तो उनकी दुकान ही नहीं चलने वाली है, काम नहीं है वहाँ पे, वो दुकान ही नहीं चलने वाली है। तो असल में पहले मुफ्ती इस्माइल साहब के वर्करों को ये बात समझना चाहिए कि ये नुकसान किसका होने वाला है। बराबर। तो अब वो सोशल मीडिया पे उनके साथ रहे, ये सियासी तौर पर उनके साथ रहे, ये समझे अगर इनकी इतनी ताकत है, ठीक है, हमारे परिवार के खिलाफ सियासी बोलना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत बोलिए। अगर हम सियासी तौर पर कोई गलती या हम काम नहीं कर रहे, डेवलप नहीं कर रहे, तो बोलना चाहिए। लेकिन अगर इनकी इतनी ताकत है, पहली बात तो आपने सवाल बहुत अच्छा किया, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ। लेकिन असल में हमारा कंपटीशन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से है। बराबर। क्योंकि हमारे पास एक बड़ी वोट बैंक है, मुफ्ती साहब के पास बड़ी वोट बैंक है, हम उनके मध्य मुकाबले हमेशा लड़ रहे हैं, तो ये हमारा उनका है। ये तो 4 सीट 7 सीट वाले लोग हैं। अगर इनकी इतनी ताकत है
तो फिर ये नयापुरे से मुफ्ती साहब के गढ़ के अंदर से क्यों टिकट की डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये पैक्ट में दो? ये इस्लामपुरे से लड़ने क्यों पैक्ट की बात करते? तुम शहरी लीडर हो तो कहीं से भी खम ठोक दो ना, मज़ाफ़ाती बस्तियों से खड़े कहीं से भी खम ठोक दो। सही बात। असल में मुफ्ती इस्माइल साहब ने जिस दिन इन लोग ने या मुफ्ती साहब के कार्यकर्ताओं ने इनसे हाथ हटाएगा, वो हटा लेंगे ना, तो उस दिन यकीन जानो इनके खुद के भी चुनकर आने के लाले पड़ जाने वाले, 7 सीट वालों के भी और ये 6 सीट वालों के भी। तो असल में ये समझ ही नहीं पा रही है, इन्हें मुफ्ती साहब के चाहने वाले उनके वर्कर ये बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। वो बस शेख रशीद परिवार को ज्यादा अच्छा बोल रहा है तो इसलिए उसकी वीडियो भी देखो, वीडियो भी वायरल करो ताकि उसके व्यूज बढ़े, देखने वाले बढ़े, ये तमाम ही चीज चल रही है। लेकिन उनको समझ नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। तो असल में इनके पास जब तक वो शेख रशीद परिवार के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो इनकी सियासी दुकान चलने ही नहीं वाली है। इसलिए हम लोगों पर जो भी कुछ शहर में होता हम लोग पर इल्जाम लगता, जो भी कुछ होता शेख रशीद परिवार ने ऐसा किया, अच्छा हुआ उनके नाम, बुरा हुआ हमारे नाम, क्योंकि वो जब तक हमको बुरा नहीं बोलेंगे उनको वोट नहीं मिलने वाली, न्यूज में रहना, वोट ही नहीं मिलेगी। अब वो तय कर ले मुफ्ती साहब के उनकी वोट बैंक देना चाहते होंगे तो दे देवे, या मुफ्ती साहब से छीनना चाहते हो छीन लेवे, इनकी आपसी लड़ाई है। लेकिन शेख रशीद परिवार को बदनाम करके ये शहर समझता है, और मैं समझता हूँ ऐसे सब धोखे में नहीं आएगा। हम लोग फंड नहीं लेते, टिकट बेचते नहीं, इसलिए कॉरपोरेटर हमारी बातों को सुनते हैं और हम उनके लिए मेहनत करके चुन के लाने की कोशिश करते, उनको 5 साल संभालते, उनके लिए वार्ड के अंदर काम करवा के देते, तो इसके लिए हमारी बातों को सुनते हैं। कोई दाब दबाव से हमारे कॉरपोरेटर हमसे ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ दूसरी जो पार्टी है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन भाई कहीं ना कहीं एवार होता है, टिकट के फरोख्त होती है इलेक्शन के टाइम। तो जब कोई आदमी पैसा दे के टिकट लेगा तो कहाँ से बातें सुनेगा लीडर की? तो मैं समझता हूँ पकड़ कमज़ोर यहीं पर होती है। साहब अभी पावर लूम सनत के ऊपर इतनी आफत आई हुई है, एनजीटी, जीएसटी, एलबीटी, यार्न की सट्टेबाजारी, और हिंदुस्तान से ज़्यादा सस्ता कपड़ा बांग्लादेश एक्सपोर्ट मार्केट में पेश कर दे रहा है। इसके लिए पावर लूम सनत शदीद मंदी का शिकार है। उसमें से बीच में जीएसटी का मामला था, वो भी 12% कर दी गई थी, उसे अभी 1 माह के लिए रोका गया। अब ऐसी खबर आई है कि जो 55% सब्सिडी बिजली बिल के ऊपर हुकूमत दिया करती थी, अब वो बिना सब्सिडी के बिल आ रहा है, और 2 रोज़ से जो बिल तकसीम हो रहा है, ना सिर्फ मालेगांव, जितने पावर लूम सेंटर्स हैं हर जगह, तो आप रियासती लेवल पर भी मुताबिक रहते हैं। तो इस बाबत ये चूँकि मालेगांव सनती शहर है, तो आपकी क्या कोशिश रहेगी? देखो, आज तो फिलहाल मेरे कांटेक्ट में कोई भी पावर लूम तंजीम नहीं है जी, ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोई पावर लूम तंजीम है जी। मुझे हमारे चाहने वालों का फ़ोन आ रहा है, जिनका पावर लूम है, जो बुनकर है, उनका फ़ोन आ रहा है कि ऐसा ऐसा फैसला हुआ है और सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है। अभी इस हफ्ते मैं मुंबई जाने वाला हूँ और वहाँ पर मैं पहले कंप्लीट मालूमात लूँगा कि ये टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से सिफारिश गई या ऊर्जा डिपार्टमेंट से सिफारिश, इन्हें सब्सिडी खत्म करना या पैसा नहीं होने की वजह से, ये 3 चीज़ है। जब तक अगर हम लोग टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से गलती हुई या वो उन्होंने किया या ऊर्जा डिपार्टमेंट ने किया या फाइनेंस से हुआ, जब तक ये नतीजे पे हम नहीं पहुंचेंगे, जब तक आज मैं समझता हूँ इसका सवाल का जवाब देना बराबर नहीं होगा। अगर शहर का नुकसान ना हो, बुनकरों का नुकसान ना हो, सब्सिडी मिलती रहे, उसके लिए ज़रूर हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे अपने प्लेटफार्म से हम लोग कोशिश करेंगे। एक बात। दूसरी बात, 2014 में जिस वक्त मैं एमएलए बना, उस वक्त तो भी वो सब्सिडी विड्रॉल हो गई थी, खत्म हो गई थी, लेकिन उस वक्त मैंने असेंबली के अंदर बहुत लड़ा था, डिपार्टमेंट से बहुत लड़ा था। और ये सच बात है कि एमएलए का काम होता है कि नुमाइंदगी करना। अब एमएलए साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या करना है, लेकिन हम लोग हमारे प्लेटफार्म से इस लड़ाई को लड़ने, अगर बुनकर भाई चाहेंगे, बुनकर तंजीमें चाहेंगी, ज़रूर लड़ने के लिए तैयार होंगे। लेकिन मैं इस हफ्ते जाऊंगा, वहाँ से मालूमात लाऊंगा और किस वजह से ये हुआ उसके ऊपर फिर मैं आपको जवाब दूंगा और शहर की आवाम को जवाब। अब तो वो मुझसे सीनियर हो गए जी, मैं तो 5 ही साल, तो 7 साल हो गया उनका, तो मैं उनको मशवरा देना मैं समझता मुनासिब नहीं है।
और शहर का ये सनती मसला था, इसके ऊपर बात बहुत आगे जाना चाहिए था। इसके अंदर शहर को मुत्तहिद हो जाना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि सनती तंजीमों ने तमाम लीडरान से, इवन दादा भूसे साहब से भी मुलाकात करना था। तंजीमों ने इकट्ठा होना था, एक होकर इसके लिए आगे का कोई लाहेमल तैयार करना था। ये कोई सियासी पार्टी का मसला नहीं है, ये मालेगांव शहर के तमाम शोबा हाय जात के लोग सनत पारसा वापी से जुड़े हुए, लेकिन वाह नाकामी के सनती अफराद कभी इस बाबत मुस्बित पहलू से नहीं छुटते। साहब मैं ऐसा पूछना चाहता था कि 12 नवंबर मामले में अब जमानत के असबाब लग रहे हैं, आपकी जानिब से भी कई लोगों के लिए कोशिश की जा रही है, तो क्या इस ताल्लुक से बोलेंगे आप? जमानत जिन लोगों को भी हुई, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत अच्छा फैसला कोर्ट ने दिया और कम से कम जो लोग जेल में थे वो बाहर आ रहे हैं। और आरिफ वकील साहब, जो लीगल एडवाइज़र हमारे अपने हैं, मेरी फैमिली के भी है और हमारे पार्टी के भी है, राष्ट्रवादी भवन के ऊपर कुछ महरूसीन, उनके वालिदैन, उनके ज़िम्मेदारान की मीटिंग हुई थी और तकरीबन 20 लोग हमारे पास आए हुए थे। और हमने, आरिफ वकील साहब ने कल ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल की, कल जुमा में, और वो कुछ तकरीबन 16-17 लोग की अर्ज़ी हमने दाखिल की है। उम्मीद है कि कोर्ट उसके ऊपर भी जल्दी अच्छा फैसला सुनाएगा और जो लोग जेल के अंदर वो बाहर आएंगे। लोग भी फरार है, जो लोग भी अंदर है, वो कहीं ना कहीं हर सियासी पार्टियों से लगे हुए लोग हैं। और हमारी अपनी इतनी जिम्मेदारी होती है कि उनके परिवार को बुलाए, उन लोगों से बात करे, उन लोगों को समझाए कि भाई आप लोग जमा हो जाइए। लेकिन ऐसा होता है कि कई लोग ये चाहते ही नहीं कि हम जमानत ले, अंदर अरेस्ट हो, कोर्ट के सामने पेश हो, बाहर के बाहर जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। लेकिन ये तो कानूनी बात है, लेकिन हमने उसके ऊपर कोशिश की, लेकिन अभी उनका मन नहीं हो रहा है या उनके परिवार मुतमईन नहीं है, तो इसके लिए वो मामला पेंडिंग चल रहा है। लेकिन वापस अब जमानत के रास्ते खुले तो ज़रूर मैं उन लोगों से बात करके उनको जमा कराने की कोशिश करूँगा। मौलाना खलील सज्जाद नुमानी साहब की वो बात और वो लेटर मुझे याद आ रहा है कि इलेक्शन जब शुरू हुआ, इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं होता उससे अव्वल, जब अवैसी साहब वहाँ गए तो उसी वक्त उन्होंने उनको लेटर लिखा था कि हिकमत अमली ये होना चाहिए, समझदारी ये होना चाहिए कि आप इस मर्तबा यूपी से कोई भी कैंडिडेट को खड़ा ना करें। उन्होंने लेटर लिखा था, पूरे हिंदुस्तान की आवाम ने पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी अवैसी साहब नहीं माने और वो वहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए चले गए। सवाल, अगर आप अभी जो व्हाट्सएप के ऊपर और जो अखबारात के ज़रिए जो खबर आ रही है, तो अभी तो मैंने देखा कि आज ही कुछ 14 सीट जो है समाजवादी पार्टी की 1000-2000 वोटों से गिरी है और वही 2000, 4000, 5000 वोट एमआईएम के कैंडिडेट ने लिए उसी जगह से। तो ये तो नुकसान उनके वजह से हुआ। और दूसरा क्या होता है कि ये वहाँ जाकर जो तकरीर करते हैं, भावना भड़काने, तो ये वहाँ पर जाकर जो फिरका परस्त ज़हनियत के लोग हैं उनको ये एक कर देते हैं, मुत्तहिद कर देते हैं, और वही नुकसान हम लोगों को हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जो खुश हो रही है, मैं आपके चैनल के ज़रिए सेकुलर आवाम और ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी यूपी के अंदर उनकी सीट थी, मेजॉरिटी थी, उनका वजीर आला था। आज तो 60-65 सीट कम हो गई, तो उनका गिरा है। कल भी उनकी थी, आज आ गई, क्या फ़र्क होता है हमको। आप देखेंगे गोवा के अंदर उनकी सरकार थी, आज दोबारा आ गई, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है हमको। उत्तराखंड के अंदर उनकी सरकार थी, दोबारा आ गई, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और पंजाब के अंदर कांग्रेस की थी, आप पार्टी आ गई सेकुलर पार्टी, यहाँ कांग्रेस को। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये नतीजे से मुसलमानों को घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, जितनी मेरी समझ है, वर्कर हूँ, उतना मैं अपील करना चाहता हूँ कि अब इस मुल्क के मुसलमानों को, इस मुल्क के तमाम ही मसलक की तंजीमों के उलमाओं को, ज़िम्मेदारान को अब सर जोड़कर बैठना चाहिए। अगर कोई शख्स किसी फिरका परस्त को ताकत पहुंचा रहा है तो उसको सब ने मिलकर रोकने का काम करना चाहिए। हमारे लोगों और अगर हमने नहीं रोका
तो जो फिर मुसीबतें हम लोगों को उठाना पड़ती इस मुल्कों के अंदर फिरका परस्त हुकूमत के जब काला कानून बनाती है तो हमको सड़कों पर निकलना पड़ता है, तो फिर उसके बाद हम अफसोस करते। तो मैं समझता हूं कि अब संजीदगी से बैठकर सोचना चाहिए और सेकुलर पार्टी जो तमामी मजहब के तमामी धर्म के लोगों को लेकर चलती है और वो सेकुलर है, तो मुसलमानों ने उनके साथ में लगकर जुड़कर बीजेपी को हराने का काम, फिरका परस्तों को हराने का काम करना चाहिए। यही मैं समझता हूं आज इस बात की जरूरत है कि जो 450-500 करोड़ रुपए जो हम बोलते हैं, असल में ये फिगर ही गलत है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं भाई, मैं कॉरपोरेटर रहा, मैं मेयर रह चुका हूं। देखो बजट किसको बोला जाता है? बजट जो आवक सोर्स जो कॉरपोरेशन को है, स्थापना की आमदनी, हाँ, जो स्थापना की है, जीएसटी हमको आता है 150-200 करोड़ कुछ आता है। प्रॉपर्टी टैक्स 50 करोड़ 60 करोड़, लेकिन वसूल जो होता है वो 20 करोड़ भी नहीं जाता है। कॉरपोरेशन को शॉपिंग सेंटर है, उसका किराया आता है। अगर ये तीन चीज आप छोड़ देवे तो कॉरपोरेशन के पास दूसरी कोई आवक नहीं है, आमदनी के कोई सोर्स नहीं। यानी मुकम्मल मैं समझता हूं कि 250 करोड़ रुपया बहुत हो गया तो कॉरपोरेशन की आवक है, बजट है बस। और ये जो बजट जो 500-400 करोड़ रुपया 450 करोड़ रुपया जो पेश किया जाता है, तो ये हुकूमत का फंड जो आता है स्कीम का, जैसे 100 करोड़ रुपया जो मौसम नदी के अंदर पाइप डाली जा रही है, वो 100 करोड़ के अंडरग्राउंड ड्रेनेज का, उसको ऐड करना पड़ता है, बताना पड़ता है बजट में। या गवर्नमेंट से जो अगर 25 करोड़ स्पेशल फंड आ रहा है तो उसको भी बताना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ फंड आ रहा है तो उसको भी बताना पड़ता है। तो इसके लिए ये बलून जैसा फूक जाता है बजट, इसलिए वो आंकड़ा आता है। तो उसके बाद जो हमारा स्थापना खर्चा है, यानी जो खर्च है एक्चुअल में साहब, ये 55% है। ये बहुत है, इतना नहीं होना चाहिए। ये 35 और 40 के बीच में इसका रेशो रहना चाहिए। लेकिन स्थापना खर्चा बहुत है, उसके अंदर मेडिसिन, उसके अंदर बिजली बिल, जो पानी पंपिंग होता है, पानी सप्लाई किया जाता है, पानी टाकी ऊपर पानी चढ़ाया जाता है, छोड़ा जाता है, सिटी लाइट है, कॉरपोरेशन की लाइटें है, स्ट्रीट, ये तमाम ही खर्च, पगार है, इस टीचरों का पगार है, गाड़ियों का खर्चा है, ये तमाम ही मिलाकर ये तो 55-60% तो ऐसे ही चला जाता है। जो पैसा बचता है तो वो स्पिल वर्क के अंदर आ जाता है। जो काम पिछले काम चलते हैं उसके अंदर 20 करोड़ डाला जाता है, 20-25% बचता है, उसमें शहर को डेवलप करना है। और मैं ऐसा मानता हूँ, मैं एकदम साफ तौर पर बोल रहा हूँ, जो आज आपको काम नजर आ रहे शहर के अंदर, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन का ये मिक्सिंग पैसा है जो काम हो रहा है। और अभी मैं शुरुआत किया हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, हम गए तो कुछ 10 करोड़ आया, अभी 15 आने वाला है, फिर 5 आया और ये फंड आने की शुरुआत हो रही है। तो आने वाले दिनों के अंदर कॉरपोरेशन का इलेक्शन में शहर की आवाम को ऐसी पार्टी को इख्तियार सौंपना चाहिए जिसका हुकूमत भी उसकी हो स्टेट में और कॉरपोरेशन भी उसकी हो, तो ज्यादा फंड आएगा और शहर का डेवलप हो सकता है। और नहीं तो अगर हम लोगों ने फिर गलती शहर की आवाम ने की तो ये शहर एक मरतबा फिर पीछे चला जाएगा। नासिक डिस्ट्रिक्ट में जितने एमएलए हैं सबसे पीछे मुफ्ती इस्माइल साहब का नाम, लोकमत अखबार की, यानी उन्होंने खर्च ही नहीं कर पाया, फंड लैप्स हो रहा है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि हमारे शहर का हक का पैसा एमएलए फंड ये वापस जा रहा है, इससे बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती।